खत्म कर लेते हैं। और डी ब्लॉक भी जल्दी ही खत्म करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक के लिए टाइम चाहिए 1 महीने का। वो चैप्टर बहुत लंबा है। देखिए अंशिता पांडे, भाई हमारा जो टॉपिक रह रहा है ना, वो यहां से है, चार्ज ऑन कोलाइडियल सॉल्यूशन। तो मैं वैसे सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा, लेकिन कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसा था कि आपको याद होगा कि मैंने ऐसा कुछ समझाया था कि जो प्रेसिपिटेट है, अगर प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, अब ऐसा है कि ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट क्या है। मान लो क्लासें नहीं ली है तो अब थोड़ा बहुत तो कम समझ में आएगा, अगर पिछली क्लास से नहीं लिए। तो प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डालने से वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। एक बार मैं ये थोड़ा सा बता रहा हूं। ऐसा था कि जो हम लियोफोबिक सॉल्व बनाते हैं, ऐसे जिसमें एक डिस्पर्जन मीडियम होता है, और डिस्पर्जन मीडियम में हम कोई सॉलिड डालते हैं। ये मैंने सॉलिड डाला, और वो सॉलिड घुलता नहीं है अंदर जाके, बल्कि बड़े बड़े पार्टिकल्स में पड़ा रहता है अंदर। इसे पड़ा रहना बोलता हूं मैं, पड़ा रहता है अंदर। तो ये जो बड़े बड़े पार्टिकल है, इनको थोड़ा और बड़ा कर लो। वैसे ये इतने बड़े नहीं होते हैं, पीपीटी आप देखेंगे, गूगल पे डालिए, पीपीटी के भी पार्टिकल काफी छोटे होते हैं, लेकिन ये कंपैरिजन में बताया जा रहा है। जब हम कोलाइडियल सॉल्यूशन के ऐसे दिखाते हैं तो इनको ऐसे दिखा रहे हैं। तो सॉलिड में अगर हम इसमें डालते हैं, वो सॉलिड इसमें घुला नहीं है, तो ये पीपीटी बन जाता है। पीपीटी का मतलब है कि इस पूरे को पीपीटी कहते हैं, मतलब एक लिक्विड और उसके अंदर सॉलिड पड़ा हुआ है जो उसमें घुला नहीं है, तो ये पीपीटी है। एक बार मैं स्क्रीन पे देख लूं, ठीक है। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दें पीपीटी में, तो इलेक्ट्रोलाइट में दोनों चार्ज होते हैं, प्लस माइनस। तो प्लस चार्ज मान लीजिए प्लस, भाई ये हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा आयन एब्जॉर्ब होगा। हम मान लेते हैं कि प्लस एब्जॉर्ब हुआ, तो ये प्लस एब्जॉर्ब हो गया ढंग से। अच्छा, जितना प्लस हो सकता है, अगर एक्सेस में डालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और माइनस यहां डिस्पर्जन मीडियम में फैल जाएगा। तो बाद में ये इलेक्ट्रोलाइट का जो प्लस चार्ज है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये रिपल्सन से पीपीटी कमजोर पड़ने लगता है, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसे मैं तोड़ के यहां दिखा देता हूं। जैसे ये पीपीटी का बड़ा पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो ये कोलाइडियल सॉल्यूशन बन गया। अब ये पार्टिकल छोटे हो गए, इस रेंज में आ गए कि ये कोलाइडियल पार्टिकल बन जाए। तो ऐसे पीपीटी को इलेक्ट्रोलाइट तोड़कर कोलाइडियल पार्टिकल्स में बदल देता है। अब वो सब बातें मैंने आपको पहले ही बोल रखी हैं कि इलेक्ट्रोलाइट उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है। ये सब तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट तक होना चाहिए। ज्यादातर केसों में तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा
कि कोलाइडियल सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालना जरूरी है, वरना इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडियल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन कर देगा, मतलब पीपीटी बना देगा। तो ज्यादातर में ऐसा इसलिए लिखा रहता है, वो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए। वो कभी कभार एक्सेस नहीं लिखा होता है, सिर्फ लिखा होता है इलेक्ट्रोलाइट। हालांकि इलेक्ट्रोलाइट स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, लेकिन कम, बहुत कम, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए अंदर, ये याद रखिए। तो आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह कि इलेक्ट्रोलाइट को हटाना जरूरी होता है कोलाइडियल सॉल्यूशन से, और कई जगह लिखा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट जरूरी होता है कोलाइडियल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए। वो जब ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, तो वो उसकी मिनिमम अमाउंट बताते हैं। अब चार्ज का मतलब क्या है, टॉपिक हमारा ये है। तो ये चार्ज है कोलाइडियल पार्टिकल्स पर। ये देखिए, जैसे ये पॉजिटिव सॉल है, सॉल है ये क्योंकि लिक्विड में सॉलिड है, मतलब ये सॉलिड पार्टिकल्स है और इसको लिक्विड में घोला गया है, इसी लिक्विड में है ये टूट के छोटे हो गए, ये वाले ऐसे दिखेंगे अब अंदर। तो ये सॉल है। सॉल का मतलब डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो और अंदर प्रेजेंट हो सॉलिड पीपीटी, तो ये सॉल बन जाता है। तो ये पॉजिटिव सॉल है, ये एग्जांपल है पॉजिटिव सॉल का, क्योंकि कोलाइडियल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव सॉल की कैटेगरी में आ गया। तो इसे कहते हैं चार्ज ऑन कोलाइडियल पार्टिकल। अब आपको कुछ समझना है, देखिए चार्ज कई वजहों से होता है कोलाइडियल पार्टिकल्स के पर, मगर हमें एक वजह समझनी है जो सबसे ज्यादा मानी जाती है कि इस वजह से सबसे ज्यादा चार्ज होता है। मतलब किसी भी कोलाइडियल पार्टिकल पर चार्ज होने की मेन वजह जो होती है वो ये होती है, जो आपको दिख ही रही है, इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्ब हो जाना। अब हमें ये समझना है, हमें कुछ एग्जाम्पल पढ़ने हैं जिनमें पीपीटी बन रहा है किस चीज का और उसमें क्या डाला गया और उससे क्या बना, मतलब पूरा एग्जाम्पल पूरा पढ़ना है हमें। तो उसमें आपको ये देखना है कि आप अपने से नहीं बताएंगे कि कौन सा सॉल पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, ये करना बड़ा ही मुश्किल और ये करना भी नहीं होता है। हमको ये नहीं बताना होता है कि मान लो कि मेरे सामने 10 कोलाइडियल पार्टिकल रखे हैं, तो मैं ये कहूं कि ये वाला पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, आप ऐसे नहीं बता सकते। आपको सिर्फ ये सीखना है कि पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव कैसे हो रहा है और नेगेटिव नेगेटिव कैसे हो रहा है। तो और उसके बाद ये याद रखिएगा कि पेपर में वो पूछ भी लेते हैं कौन सा सॉल्व पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, तो वो कैसे बताया जाता है वो मैं बताता हूँ। वो दरअसल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पॉजिटिव सॉल्व कौन से है नेगेटिव कौन से है, तो वो याद करके बताने होते हैं। टेबल है एक छोटी सी और कुछ एग्जाम्पल थ्योरेटिकल लिखे हुए हैं, तो ये समझना। देखो जैसे एग्जाम्पल है, अगर आप AgNO3 ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आपको यही याद रखना है सबसे पहले, मैं KI मिलाना है AgNO3 के अंदर, AgNO3 को KI में मिलाना है। तो मे बी ये एक्सेस में रहेगा और ये थोड़ा कम लो। नहीं ऐसा है ना कि KI के अंदर, जैसे पानी के अंदर नमक मिलाया जा रहा है तो नमक कम रहता है पानी से, तो KI के अंदर AgNO3 मिलाया जा रहा है। तो ये लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि KI ज्यादा है, KI में मिलाया जा रहा है AgNO3, तो जिस चीज में मिलाया जा रहा है वो ज्यादा चीज ली हुई है, उसमें थोड़ा AgNO3 मिलाया जा रहा है। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो याद रखिए पहले पीपीटी बनेगा, है ना, पहले पीपीटी बनेगा, दिमाग में पिक्चर को थोड़ा सा बिठाना है। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं Ag को और I को, तो पहले पीपीटी बनता है AgI। तो ये जो AgI पीपीटी है, Ag और I, फिर कुछ बातें समझ लो, थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ी आपकी इससे हेल्प हो जाएगी। तो जो AgI पीपीटी है, इसमें करना क्या है कि अगर ये लो अमाउंट में है तो जो Ag है वो तो लगभग सारा ही, बिल्कुल 100% भी नहीं, लेकिन लगभग सारा Ag यूज हो चुका होगा I के साथ। देखो I एक्सेस में है, सुनना मेरी बात ध्यान से, I ज्यादा है और Ag कम है। तो जब Ag और I मिलेंगे, एक Ag एक I, तो I उसमें ज्यादा है और Ag कम है।
तो Ag तो ना के बराबर बचेगा, ज्यादातर I बचेगा, I माइनस बचेंगे अभी भी, क्योंकि सारे I थोड़ी ना Ag से कंबाइन हो जाएंगे, Ag कम है। तो आपके पास जो आयन बचेंगे ना, NO3 बहुत कम, लो, K प्लस बचेगा एक्सेस में, I माइनस बचेगा एक्सेस में। तो ये देखिए, ये पीपीटी है और ये इलेक्ट्रोलाइट है, आयन जो अंदर मौजूद है। पहले हम क्या करते थे, पीपीटी बनाते थे, इलेक्ट्रोलाइट अलग से डालते थे, लेकिन अब हमने दो चीजों को मिक्स किया, उन दो चीजों ने अपने आप पीपीटी बनाया और अंदर इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में ये आयंस मौजूद है। तो इन्हीं में से एक आयन को, एक जनरल रूल ये है, जनरल रूल है ये, कोई ऐसा नहीं है अगर कोई दावा ऐसा ठोक देता है कि यही नियम चलेगा तो गलत है, आपको उससे कंफ्यूजन हो जाएगी। सीधी बात यह है कि जो एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं एनसीईआरटी में, वो आप वैसे ही याद रखेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। अब पीपीटी इनमें से आयंस को एब्जॉर्ब करेगा। एक कॉमन रूल ये है कि एजी और आई से कॉमन जो आयन है, जैसे एजी, यहां एजी है नहीं, आई है ना, तो एजी आई को ही एब्जॉर्ब करेगा, मतलब अपने ही साथी को। जो एजी और आई, एजी आई में भी आई होता है ना, तो आई को ही एब्जॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पर ऐसे। तो एक जनरल रूल है ये, आई माइनस 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 आई माइनस। तो ये एक सिंगल कोलाइड पार्टिकल बनेगा। नहीं नहीं, अब ये टूटेगा भाई, ये तो पीपीटी है ना, पीपीटी छोटे टुकड़ों में टूटेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये पीपीटी भी तो एजीआई का ही, पीपीटी अगर एजीआई का था तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी तो एजीआई का है। तो जिस चीज का पीपीटी बनेगा, अरे रुक जाओ एक मिनट, थोड़े बड़े ही बना लूं मैं इन्हें भी, एजीआई लिख लूं पहले। अब ये समझो जरा आराम से, जल्दी ना करो, कि जो पीपीटी जिस चीज का बनेगा, कोलाइडियल पार्टिकल भी तो उसी चीज के बनेंगे ना, पीपीटी ही तो टूट के इनमें बदलेगा। तो एजीआई का अगर पीपीटी है, तो जिस चीज का पीपीटी है, तो वो ज्यादातर ये कहते हैं कि एजीआई का पीपीटी बनेगा, तो कोलाइडियल सॉल्यूशन भी एजीआई का, ये मतलब समझ जाना। तो ये छोटे टुकड़ों में टूट गया, आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस। तो यहां मैं लिख के छोड़ रहा हूं, ये कोलाइडियल पार्टिकल्स हैं। ये कोलाइडियल पार्टिकल्स हैं। तो इस पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन से। एक शब्द है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, बोल देता हूं, एनसीईआरटी में लिखा है। वैसे आपको पता है कि मैं ज्यादातर भरोसे नहीं रहता हूं कि अंदर क्या लिखा है, तो मैं अपने तरीके से बताता हूं चीजों को, लेकिन ये वर्ड लिखा है तो आप देख लीजिए, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट ने किसे प्रिफर किया, तीन आयन मौजूद थे, उनमें से इलेक्ट्रोलाइट ने आई माइनस को प्रिफर किया एब्जॉर्ब होने के लिए। तो ये किसे प्रिफर करेगा, मैंने कहा ना ये प्रिडिक्ट करना जरा मुश्किल होता है। एक छोटी सी बात बस मैंने आपको बताई थी कि जो इनमें कॉमन है उसे अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा, एक जनरल रूल है ये, यानी हर जगह नहीं चलेगा। तो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, जब आप ये शब्द पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पीपीटी आसपास मौजूद आयंस में से जिसे प्रिफर करेगा एब्जॉर्ब होने के लिए, वैसा ही चार्ज कोलाइडियल सॉल्यूशन पर आ जाएगा। पहले बताओ ये समझ आया, फिर इसके दूसरे एग्जांपल बताता हूं, जल्दी बताना प्लीज है। रिकॉर्डिंग चलती है ना, तो उसमें तुमको भी देखनी होती है बाद में, तो गैप रहेगा, पता लगता है ज्यादा। ठीक है जी, भाई प्रेफर वाला पोर्शन मुझे लग रहा है, इस वर्ड का मतलब बताऊं कि क्या है, ये बताऊं, ये बताया जाऊं दोबारा, रुको सुनो। देखो
अब सुनना, जो अब तुम्हें पता है क्या सुनना है, देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में कि AgNO3 और KI को मिलाओ तो AgI नाम का सॉल बनता है, और ये नेगेटिव सॉल है। अब आप ये समझेंगे कि ये नेगेटिव कैसे हुआ है। पहले पीपीटी बना एजी और आई का, और एजीआई एक स्टेबल कंपाउंड है, बड़ी जल्दी बनता है जब भी एजी और आई एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो एजीआई बना। एजीआई जब बना तो बर्तन के अंदर ही तो बना होगा, इसी में तो मिलाया है हमने दोनों को, तो बर्तन में एजीआई बना। तो जब एजीआई अंदर बना तो एजीआई पीपीटी है, तो एजीआई के साथ ये आयन भी अंदर मौजूद है, जो बचे हुए हैं आयन अंदर, क्योंकि ये एक्सेस में लिया हुआ है तो के और आई तो बचे ही होंगे, ये तो सिंपल है, क्योंकि दोनों की रिएक्शन से ये तो फिर भी मैं कह सकता हूँ कि खत्म हो जाएगा, लेकिन ये फिर भी बचेगा, और ये भी 100% खत्म नहीं होता है, ये बचेगा। ये बचेगा तो इसमें के प्लस और आई माइनस आयन अंदर मौजूद है। के और आई में से एजीआई ने आई को एब्जॉर्ब किया, आई को प्रिफर किया, ये मतलब है। मतलब किसे प्रिफर करेगा ये आपको नहीं बताना है, प्रिफर किया ये हम आपको बता रहे हैं कि प्रिफर आई, एजीआई ने आई माइनस हो गया है। जनरल रूल ये है कि पीपीटी उसे ही एब्जॉर्ब करता है जो आयन अंदर भी मौजूद होता है, जैसे आई अंदर मौजूद है तो आई को ही एब्जॉर्ब कर लिया है। ये छोटे टुकड़े होगा, ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हें, अब आ गया समझ में। अभी आपने क्या समझा, आपने समझा है कि किसी कोलाइडियल पार्ट पर कैसे चार्ज आता है और कैसा चार्ज होगा वो कैसे डिसाइड होता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। आप सुनिए, अब मैं ये फिगर बार बार तो बनाऊंगा नहीं, तुम समझ रहे होंगे कि मतलब बार बार मैं ऐसे सर्कल सर्कल बना के नहीं समझाऊंगा। अब आपको इसका पिक्चराइजेशन हो गया है कि कौन सी चीज मैं कहाँ लिखता हूँ। नहीं हुआ है अगर तो भैया क्यों नहीं हुआ है, होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होता है, जैसे कई बच्चे अपनी जिम्मेदारी ये कह के टाल देते हैं कि हमें समझ नहीं आया, पता नहीं क्या समझाया, मेरे से नहीं कहा है किसी ने, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जनरल, कि हमें समझ नहीं आया, हमें पता नहीं क्या पढ़ाया, क्या हुआ था हमें उस क्लास में समझ नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। देखो ऐसा सब कहने से सिर्फ किसको फर्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता है। आप अगर इतने बच्चे हैं उनमें एक बच्चा बहुत परेशान है तो ज्यादा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप टीचर से स्पेशली कहेंगे जाके तो उसको कोई फर्क पड़ेगा भी, तो वो कहेगा भी, समझाएगा भी। आप वैसे कहते रहिए, फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया से। तो इसमें करना क्या होता है, इससे जिम्मेदारी खत्म नहीं होती आपकी, ये कह देने से समझ नहीं आया। अगर मैं बचपन से अभी तक ये कहता रहूं अपने घर वालों से कि मेरे कुछ भी समझ नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, कैसे नहीं आया समझ में, ये भी तो सोचना चाहिए। और अगर नहीं आया है तो ये भी देखो कि क्या पता ऐसा तो नहीं है हमने कोई चीज पढ़ी नहीं है, पीछे से समझी नहीं है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि मान लो मैं ये फिगर बना दिए, डायरेक्ट समझाता हूँ और आप कहते हैं पता नहीं क्या लिख रहे हैं सर, तो ऐसा नहीं है कि सर कुछ भी लिख रहे हैं, सर ने पहले बताया है कि इसको ऐसे फिगर बना के समझना है, तीसरी चौथी बार मैंने वो फिगर बनाया है। तो AgNO3 में KI मिलाओगे तो AgI नाम का पीपीटी बनेगा, तो जो पीपीटी बनेगा वही कोलाइडियल सॉल्यूशन बनेगा। हाँ, तो यही कोलाइडियल सॉल्यूशन बनेगा AgI। अब AgI पर मैंने आपको बताया I माइनस एडजॉर्ब हो जाता है, कॉमन आयन एडजॉर्ब होता है, कॉमन आयन से अट्रैक्शन अच्छा होता है ना। AgI में पहले से I है किसी वजह से, तो I माइनस को ही प्रिफर करता है, तो AgI पर I माइनस एडजॉर्ब होता है। अब कितने आयन मैंने आपको बताए थे, चलो मेनली दो ले लो जो एक्सेस में थोड़ा कम समझना
आ रहा हो तो थोड़ा सा रिड्यूस कर लो। देखो 2 आयन ले लो, ये एक्सेस में था ना, तो अगर ये एक्सेस में है तो 2 आयन ले लो कि भाई ये 2 बचे के और आई। कुछ आई तो यहाँ यूज हो गया है और कुछ के NO3 से मिल गया होगा, तो कुछ के बचा है। सीधा देखो, फिर मैं ऐसे बोलूंगा ये उसमें जुड़ गया है, वो उसमें जुड़ गया है, फिर वो बात कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इतना याद रखना है, एक्सेस में के और आई है तो एक्सेस वाले बच गए थोड़े से। अब इसने कॉमन वाले को एब्जॉर्ब कर लिया, ये नेगेटिव सॉल्व बन गया। के प्लस कहा जाएगा डिस्पर्जन मीडियम में। ये फिक्स लेयर है, ये डिफ्यूज लेयर है, ये भी इसके ऊपर ही रहती है, मतलब ये तो सारे में ही फैला हुआ है ना। के प्लस को तो तुम पूरे बोर्ड पे फैला हुआ समझो, बीच बीच में उसी बोर्ड में ये मौजूद है के प्लस। अब इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा, ये यहीं छोड़ देना है। अब इसका उल्टा एग्जाम्पल ये है कि अगर के आई डाला AgNO3 में, तो ये उल्टा हो गया, मतलब AgNO3 ज्यादा ले लिया और ये लो एक्सेस कहीं लिखा नहीं रहता है किसी भी किताब में, याद रखना। आपको भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको भी यही लिखना है कि AgNO3 को KI में डाला। ये लो एक्सेस का उतना मैटर नहीं करता है वही जो मैं बता रहा हूं आपको कि AgNO3 के अंदर KI डाला तो AgI बना फिर से। ये तो हो गया पीपीटी। तो पीपीटी बाद में टूटकर कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा, मगर इस बार एडजॉर्ब क्या हुआ देखो, इधर लिख लो Ag प्लस एक्सेस में है तो ये बचा, NO3 माइनस एक्सेस में है ये बचा, ऐसे लिख लीजिए। और AgI के ऊपर अब इन दोनों में से Ag प्लस एडजॉर्ब होगा। ये पॉजिटिव सोल की स्टोरी है। पीपीटी किसमें बदल गया? कोलाइडल पार्टिकल्स में। अब सुनिए, अब ये जो लेयर है ना, 2 आई के ऊपर जो के है, इसको ना ऐसे लिखा जाता है जैसे AgI और ऐसे लाइन डालकर I माइनस के प्लस ऐसे। तो ये समझ जाना है, AgI पर फिक्स लेयर है I माइनस की, तो डिस्पर्जन मीडियम है के प्लस पॉजिटिव। डिस्पर्जन मीडियम पे अपोजिट चार्ज आता है, ये नेगेटिव है सॉल्व, तो डिस्पर्जन मीडियम पॉजिटिव है। ये जो लेयर है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव का ये डिफरेंस है, एक पूरी लेयर पर नेगेटिव है, एक पूरी लेयर पर पॉजिटिव है। तो इस चार्ज डिफरेंस को हमेशा याद रखो, जो चार्ज, अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाता हूं इस लेयर पर, इस पे, तो वोल्ट मीटर चार्ज डिफरेंस नाप लेगा। तो ये जो चार्ज डिफरेंस है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से याद करो, यहां भी लेके बैठना है, वहीं से याद करो। जो चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस होता है उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो जो चार्ज डिफरेंस है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच ये जो चार्ज डिफरेंस है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। मान लो आपके पोटेंशियल डिफरेंस शुरू से ही क्लियर नहीं है, तो आप अभी तो खैर जीता इस पोटेंशियल डिफरेंस के पीछे नहीं ना पड़िए। फिर आप एक काम कीजिए, ऐसे याद कीजिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव, एक लेयर पर नेगेटिव है दूसरी पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब होता है चार्ज डिफरेंस। चार्ज डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलना है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस जो है चार्ज का, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलना है। तो ये जो सॉल्व के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, इसको जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। बताओ ये समझ में आया? आ गया होगा ऐसे। चलिए आगे समझाता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और एग्जांपल है एनसीईआरटी में, सीधा याद करना है जी उसको भी। ये वाला बिल्कुल सीधा याद करिए, तो मतलब फिर भी है कि Ag प्लस एडजॉर्ब होगा, ऐसे बच्चों को मालूम पड़ता है। ये वाला बिल्कुल सीधा याद करना है।
देखिए जैसे आपने FeCl3 लिया और उसको हॉट वाटर में डाला, इसके दो केस है, बड़े आसान लगेंगे। जैसे जो मैं आपको बोलूंगा ये एज इट इज याद रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। FeCl3 का ही एग्जाम्पल आएगा। इसको NaOH में डाला है, दो सीन है, मतलब एक को हॉट वाटर में डाला है, एक को NaOH में। ये फेरिक ऑक्साइड, फेरिक सल्फेट, ये फेरिक क्लोराइड है। तो इसको अगर हम NaOH में डालते हैं और हॉट वाटर में डालते हैं, दो चीजों में डालते हैं, दोनों ही केसेस में ये तो बनता ही है Fe2O3.XH2। ये पीपीटी है, ये मतलब ये पीपीटी है, तो पीपीटी ही किसमें बदलेगा, कोलाइडियल सॉल्व में। ये उतना सिंपल नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं है। पीपीटी बदलेगा कोलाइडियल सॉल्व में। तो ये सॉल है, ये पार्टिकल बनेंगे छोटे छोटे, और सॉल एब्जॉर्ब करेगा Fe3+ आयन जो अंदर मौजूद है Fe में। तो कुछ Fe3+ आयन, मतलब मोस्टली Fe तो बदल गए हैं फेरिक ऑक्साइड में, जो बचे हैं अंदर आयन उन्हें इसने अपने पीपीटी ने अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक ऐसे ही याद करना है जैसे लिखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव सॉल है। अगर आप इसको NaOH में डालेंगे तो भी बनेगा यही Fe2O3.XH2, मगर फिर एब्जॉर्ब होगा OH- आयन। ठीक है, OH- आयन अंदर, हाँ पानी में होता है ना OH- आयन, तो ये कॉमन आयन है, ये भी इनका कॉमन आयन ही एब्जॉर्ब किया उसने। अंदर जो हाइड्रेटेड वाटर है इसमें OH- है ना, तो OH- ही एब्जॉर्ब हुआ है। अब जैसे ये है इस समय Fe3 एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुआ है, तो ये सब नहीं करना है आपको, सॉल्व को डायरेक्ट याद करना है कि इसमें ये मिला है तो Fe3+ एब्जॉर्ब हुआ, और FeCl3 में NaOH मिलाओगे तो OH- एब्जॉर्ब होगा। तो ये थीम समझना है। जैसे हमको ये मालूम है कि ये कोलाइडियल पार्टिकल है, और हमको ये मालूम है कि ये क्या आयन क्या क्या कर रहे हैं ऊपर, ये एब्जॉर्ब है ऊपर, ताकि जो कोलाइडियल पार्टिकल है वो आपस में मिले ना। तो ये चार्ज वाला टॉपिक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना ही है। जीटा पोटेंशियल जो मैंने बताया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में पूछा ही जाता है वो इस चैप्टर से। सुनिए, अब सुनना मेरी बात फिर से भाई, जैसे ही मैं हटूं आपको कुछ समझना है तो आप अपना लिख लिया करिए ना पहले ही मैसेज, तो मुझे भेज दिया कीजिए, ठीक है जी। वो अगर पीछे ज्यादा उसे वो पीछे नहीं समझाया होगा तो मैं उसे हैंड टू हैंड समझा दूंगा। अब मान लो पीछे उसको मैंने ज्यादा टाइम लगा के पढ़ाया उसी चीज को, तो मैं आपको बता दूंगा कि उसको किसमें से देखना है। ये चार्ज तो खत्म हो गया, अब एक टॉपिक समझना है आपको, सुनिए। एक इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है मेथड, आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप चार्ज का कोलाइडियल पार्टिकल्स पर चार्ज पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का आप कोलाइडियल पार्टिकल्स पर चार्ज पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोलाइडियल पार्टिकल पर क्या चार्ज है। तो ये अभी हमने जो पढ़ा था टॉपिक, वो क्या किस लिए पढ़ा था भाई, वो तो मेथड था कि चार्ज कैसे आया, नेगेटिव कैसे आया, पॉजिटिव। अब जैसे आपके लिए टॉपिक ऐसा है कि जैसे आपके पास कोई सॉल है और आपको ये पता करना है कि इस सॉल पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव, तो वो दिखता नहीं है, तो वो पता करने के लिए आप इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर याद रखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपका कोलाइडियल सॉल्यूशन बर्बाद हो जाएगा। पता तो आपको लग जाएगा, लेकिन वो कोलाइडियल सॉल्यूशन से पीपीटी में बदल जाएगा, वापस उल्टा हो गया ना ये। और इस प्रोसेस को कहते हैं कोएगुलेशन। जैसे एक एक था पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन जब पढ़ा था हमने, वो पीपीटी से
कोलाइडियल सॉल्यूशन था। कोलाइडियल से वापस पीपीटी, तो वो हो गया कोएगुलेशन। मतलब अगर आप पीपीटी को कोलाइडियल पार्टिकल्स में बदल रहे हैं तो वो तो हो गया प्रिसिपिटेशन और पेप्टाइजेशन सॉरी। अगर आप पीपीटी को कोलाइडियल पार्टिकल्स में बदल रहे हैं तो वो तो हो गया पेप्टाइजेशन, और कोलाइडियल पार्टिकल्स को वापस पीपीटी बना रहे हैं, यानी खत्म कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन को, तो वो होता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब है एक अच्छे खासे कोलाइडियल सॉल्यूशन को बर्बाद करके पीपीटी बना देना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसा कर देता है बहुत ही आसान है जी, आप बिल्कुल भी डरिए मत। समझ लो कि थोड़ा मैंने इस पे इसलिए और रुक के समझाया ताकि थोड़ा दिमाग में जाए कुछ देर। अगर बहुत जल्दी हटेगा टॉपिक तो कम समय तक दिमाग में रहता है। वो ये एक ट्यूब है, इसमें यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा मैं, एक हिस्से में पॉजिटिव, ये प्लेट है पॉजिटिव और ये वाली प्लेट है नेगेटिव। अब इसमें अंदर कोलाइडियल सॉल्यूशन भरा हुआ है। कैसे बनाओ सॉल्यूशन? ऐसे 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 बना दो, ऐसे ऐसे कर दो। ये कोलाइडियल सॉल्यूशन भरा हुआ है अंदर ट्यूब में। तो ये कोलाइडियल सॉल्यूशन जो अंदर भरा हुआ है, इसमें यहां पर ये कोलाइडियल पार्टिकल है। तो ये कोलाइडियल पार्टिकल कैसे दिखा रहा हूं मैं? मतलब चार्ज के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, लिख देता हूं मैं कोलाइडियल पार्टिकल है। और पॉजिटिव है ये, मान लो। तो आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये भागेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, नेगेटिव की तरफ। कोलाइडियल पार्टिकल, भाई कोलाइडियल पार्टिकल नेगेटिव की तरफ भागेंगे और इकट्ठे होने लगेंगे यहां आकर। कोलाइडियल पार्टिकल किस प्लेट की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं? नेगेटिव की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपका जो सॉल है वो पॉजिटिव है। कितना सिंपल है। अगर नेगेटिव की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं कोलाइडियल पार्टिकल, तो आपका जो सॉल है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव ही तो जाएगा। और फिर जब आप इन्हें इकट्ठा कर भी लेंगे उस तरफ, तो सारे पार्टिकल अगर एक ही तरफ भागेंगे, तो आपको याद रहे कि इनके ऊपर, आप सबके ऊपर प्लस बनाना बहुत टाइम लग जाएगा। इन सभी कोलाइडियल पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव लेयर है। लेट्स सपोज पॉजिटिव है, नेगेटिव भी होती है। अगर ये सभी पार्टिकल उस तरफ भागेंगे तो ये वहां जाके इकट्ठे नहीं होने लगेंगे, और अगर ये वहां जाके इकट्ठे होंगे एक जगह, तो वो जो पॉजिटिव पॉजिटिव की लेयर है, इनके ऊपर इसकी पॉजिटिव लेयर अगर पास आ जाएगी तो लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब हो जाएगी तो पार्टिकल जुड़ने लगेंगे और ये कोलाइडियल सॉल्यूशन पीपीटी बनने लगेगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये रिजल्ट हो सकता है। ये फिगर है, चलो एक और बना देता हूं, अब इतनी मेहनत करवा ही रहे हो तो लो। अब ये फिगर ऐसा हो जाएगा कुछ ही देर में, ये कोलाइडियल पार्टिकल यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे पीपीटी की फॉर्म में। पीपीटी पर भी चार्ज है, तो वो बेचारा भी अभी उस चार्ज को लिए अट्रैक्ट हो रहा है नेगेटिव की तरफ, और डिस्पर्जन मीडियम इस तरफ भागेगा क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि सॉल पे जो भी चार्ज होता है उसका अपोजिट चार्ज डिस्पर्जन मीडियम पर होता है। सन 75 क्लास नंबर 3 में समझाया था। इस पूरे प्रोसेस को कोएगुलेशन कहते हैं। कोएगुलेशन का मतलब, ज्यादा इंपॉर्टेंट कोएगुलेशन शब्द है। कोएगुलेशन का मतलब एक अच्छे खासे कोलाइडियल सॉल्यूशन को पीपीटी बनाना। क्या इसका ये एक ही तरीका है? अरे भाई आसान कई तरीके हैं, अभी समझाता हूं ना। लो इसका स्क्रीनशॉट, एक बार चाहो तो बता सकते हो तो मुझे कोई बात समझ ना आई हो। 15-20 सेकंड रुक जाता हूं मैं। अब मेरे को तो लग रहा है कि ये बड़ा इजी है, तो मेरे को लग रहा है समझ आ गया होगा। अब सुनो, चलिए फिर से आगे।
हम्म अब देखो, कोएगुलेशन करने के कई तरीके हैं। कोएगुलेशन करने का मतलब है, बस 10-15 मिनट रुको, सो मत जाना। कोएगुलेशन करने का मतलब है कि लिख दूं ताकि तुम्हें याद रहे। कोलाइडियल सॉल्यूशन एक ही तरीके से होता है। देखो, कोएगुलेशन अगर कोलाइडियल सॉल्यूशन में से रिमूव कर दोगे इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोलाइडियल सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट रिमूव कर दोगे तो वो पीपीटी बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। ये है सिंपल। तो पीपीटी रिमूव करने के कई तरीके हैं। एक फिगर मैं बता दूं, आपको थोड़ी आसानी होगी उससे। ये फिगर है उस कोलाइडियल सॉल्यूशन का जिसका हमें कोएगुलेशन करना है, मतलब इसको वापस खराब करना है, पीपीटी में बदलना है। तरीका एक ही होगा, इस लेयर को हटाना, पॉजिटिव। अगर ये लेयर हट गई यहां से तो ये पीपीटी में बदल जाएगा जुड़कर। तो ये ध्यान रखना, लेयर को डिस्टर्ब करना। अब इसके कई तरीके हैं। पहला, बाय प्रोलॉन्ग या परसिस्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस और डायलिसिस, लंबे समय तक डायलिसिस। अगर आपको डायलिसिस याद नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, डायलिसिस किया गया था यहां पर पानी लगा के, मतलब डिस्पर्जन मीडियम लगा के। तो और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी जिससे इलेक्ट्रोलाइट जो एक्सेस में था वो बाहर निकलता जा रहा था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। अगर आप लंबे समय तक डायलिसिस करते रहेंगे तो लंबे समय तक डायलिसिस करने से जो इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में है वो तो बाहर जाएगा ही, बल्कि जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ मौजूद है, स्लोली स्लोली ये इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ से भागने लगेगा। क्योंकि अगर डायलिसिस करते ही रहेंगे तो कब तक ये प्लस चार्ज इसके अटैच रह पाएगा। तो धीरे धीरे स्लोली ये प्लस यानी सारा ही इलेक्ट्रोलाइट अंदर से बाहर हो जाएगा। दूसरा, बाय बॉइलिंग, उबाल दो। उबालने से क्या होता है, पार्टिकल मूव करने लगेंगे, इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो ये एक दूसरे से टकराएंगे, और ये एक दूसरे से टकराएंगे तो भी लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरा, बाय मिक्सिंग अपोजिट सॉल्व, आप इसमें कोई ऐसा कोलाइडियल सॉल्यूशन डाल दीजिए, ध्यान से सुनना, ये भी कोलाइडियल सॉल्यूशन है और आप इसमें दूसरा कोलाइडियल सॉल्यूशन डालिए। दूसरा कोलाइडियल सॉल्यूशन जिस पर अपोजिट चार्ज हो। लेट्स सपोज एक पार्टिकल के बारे में बताता हूं, मैंने इसमें दूसरा कोलाइडियल सॉल्यूशन डाला है और दूसरे कोलाइडियल सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव नीचे जाता है। तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो अंदर माइनस है डिस्पर्जन मीडियम का, वो अट्रैक्ट नहीं करता है, क्या करता है, लेकिन अगर आयन बहुत, इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम होता है तो अंदर वाला जो डिस्पर्जन मीडियम में जो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है उनके बीच अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं रहता, यहाँ ज्यादा आयन नहीं रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट में एक खासियत होती है कि एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं पार्टिकल, पीपीटी बनने के लिए। क्योंकि ये भी लियोफोबिक है और ये भी लियोफोबिक पार्टिकल है, यानी डिस्पर्जन मीडियम में पड़े नहीं रहना चाहता है। ये एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो इनकी लेयर्स भी पास आती हैं, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए तो लेयर डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये दोनों आसानी से पीपीटी की फॉर्म में बदल सकते हैं। चौथा, बाय एडिंग एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट, बड़ा आसान है। अगला भी, बाय एडिंग एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट, ये तो पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि अगर मैं ऊपर और इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालूंगा, आयन, अगर मैं इसमें और इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा, लेट्स सपोज कि ये पॉजिटिव सॉल है। अगर ये पॉजिटिव सॉल है तो पॉजिटिव सॉल के अंदर आप ऐसे आयन डालिए,
Al3+, पॉजिटिव है तो नेगेटिव डालिए, SO4 2- भर भर के। इसे पहले लिखिए PO4 3-, जिसपे ज्यादा चार्ज है ना वो जल्दी कोएगुलेशन करवा देगा। SO4 2-, NO3-। तो ये पॉजिटिव सॉल है। पॉजिटिव सॉल के लिए आप ये आयन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज ये पॉजिटिव सॉल है और मैं बहुत सारे फॉस्फेट आयन अंदर डालता हूं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इन पॉजिटिव्स को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेंगे, तो पॉजिटिव पार्टिकल यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट पीपीटी के कोलाइडियल पार्टिकल के ऊपर से हट जाएगा, वो नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। ये इस ऑर्डर में इसलिए लिखा आता है, ये फ्री के नंबर है। ये एक नियम है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी तेजी से कोएगुलेशन होगा और उतने ज्यादा कोलाइडियल सोल का कोएगुलेशन करवाया जा सकता है। ये हार्डी स्क्विज रूल है। अब ये नहीं, मैंने बोला ही नहीं ये हार्डी स्क्विज रूल है तो आपने भी पढ़ा नहीं, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। अगर मैं आज बोलता हूं ये बात कि हार्डी स्क्विज रूल है, तो कितने दिन तक ये बात फिर भी याद रहती है? याद तो वो रीड करके ही रहती है, समझ में तो आ सकती है लेकिन याद तो वैसे ही रखनी है ना। अब आप किसी दिन मान लीजिए हार्डी स्क्विज रूल आपसे पूछता है, मैं बताता हूं कि क्या लचरपन होता है जिससे नंबर कम रहेंगे। कि आपसे कोई पूछ रहा है कि हार्डी स्क्विज रूल क्या, आप कहेंगे हमारे सर ने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। अब लेट सपोज कि सर ने जो जो लिखा था बोर्ड पर या हेडिंग, वो सब आपको याद रहता है क्या? तो नहीं लिखा था इसलिए आपको नहीं आया। आप सीधा सीधा वो इल्जाम मुझ पे डाल देंगे कि नहीं लिखा था तो मेरे को याद नहीं है। इससे अच्छा ये कीजिए कि आप उसको पढ़ लीजिए। ये हार्डी स्क्विज रूल है, जितना ज्यादा आयन पर चार्ज होगा उतनी आसानी से आप कोएगुलेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपका सॉल्व नेगेटिव है, 4 नेगेटिव, तो नेगेटिव सॉल्व का कोएगुलेशन Al3+ कर सकता है सबसे ज्यादा, इस पे चार्ज ज्यादा है ना। Ca2+ कम, Na+ और कम, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज के हिसाब से Al कोई फिक्स नहीं है भाई। कैटायन पर मोस्टली चार्ज 3+ तक होता है, फिर और भी होते हैं, जैसे Mn+7 होता है। नॉर्मली Al3+ यानी 3 पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होता है कैटायन पे इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट अगर आपका सॉल्व नेगेटिव है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सबसे जल्दी कोएगुलेशन होगा। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? एक बार बताना मुझे। कई टॉपिक थे ना ये एक साथ, बस एंड चलेगा इसके बाद। हम्म हम्म अब सुनो। अब सुनिए। देखो एक ये टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ लियोफोबिक सॉल्व बाय लियोफिलिक सॉल्व। सुनना जी, अभी बता रहा हूँ, साफ साफ खुल रहा है, थोड़ा रुक जाओ, 4 बजे से पढ़ा रहे हैं। सुनो। प्रोटेक्शन ऑफ लियोफोबिक सोल बाय लियोफिलिक सोल। एक बात छोटी सी सुन लो, अगर ये समझना है तुम्हें तो। लियोफिलिक जो होता है ना सॉल, लियोफिलिक, इसका दूसरा नाम होता है सॉल्वेंट लविंग।
तो जो सॉल्वेंट लविंग सॉल होता है वो ऐसे बनता है, याद दिला रहा हूं आपको। डिस्पर्जन मीडियम में एक सॉलिड डाला जाता है और उस सॉलिड को डिस्पर्जन मीडियम बहुत पसंद होता है। पसंद का मतलब ये है कि इन दोनों के पार्टिकल्स में अच्छा इंटरेक्शन है, तो सॉलिड अपने आप बहुत छोटे छोटे कोलाइडियल पार्टिकल्स में टूट जाता है। कोलाइडियल पार्टिकल भी अलग अलग साइज के होते हैं, 1 से 1000 रेंज होती है, मतलब बहुत साइज होते हैं उसमें, तो छोटे बड़े। ज्यादातर पार्टिकल स्मॉल रहते हैं क्योंकि अपनी मर्जी से टूटा है, और सॉलिड को अगर डिस्पर्जन मीडियम से अच्छा इंटरेक्शन है तो वो इजीली टूट जाता है। इसको जबरदस्ती नहीं तोड़ा गया, और ये जुड़ेंगे भी नहीं आपस में। क्यों क्यों नहीं जुड़ेगा ये और ये? क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने से, ये ए है और ये बी, इनके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट की लेयर नहीं है। हालांकि लियोफिलिक में भी, ये भी सुनना मेरी बात, लियोफिलिक में भी इलेक्ट्रोलाइट डाला जा सकता है और स्टेबल बनाने के लिए। लियोफिलिक को और स्टेबल करना है तो आप इसमें डाल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, बहुत कम, तो वो यहां पर अटैच रहता है, तो वैसे चांसेस खत्म हो जाते हैं इन पार्टिकल्स के मिलने के। तो ए और बी आपस में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्योंकि ए को पसंद है डिस्पर्जन मीडियम, और ए चाहता है कि डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल उसे घेर के रखें, पतली सी लेयर जो बन जाती है डिस्पर्जन मीडियम की ए के ऊपर। ये लेयर बहुत पसंद है ए को। ए के सभी पार्टिकल इंजॉय कर रहे हैं इस लेयर के साथ। ये ए का और डिस्पर्जन मीडियम का अच्छा इंटरेक्शन है। और ये बी, सेम बी का केस है। ये डिस्पर्जन मीडियम की लेयर जो छू रही है सीधा बी के पार्टिकल्स को, यानी डिस्पर्जन मीडियम जो बी को छू रहा है। अरे ऐसे है, दो आदमी नहा रहे हैं मान लो स्विमिंग पूल में, तो उनको पानी ज्यादा पसंद है अपने चारों तरफ। अब एक दूसरे के साथ मतलब चिपक जाए तो वो उसे हटा रहा है, क्या मैं हट जा, मतलब नहाने दे ठीक से, मतलब पानी शरीर पर लगने दे। तो ये बी जो है वो भी डिस्पर्जन मीडियम से अटैच रहना चाहता है। तो ये एक तरीके से लेयर है डिस्पर्जन मीडियम की दोनों के ऊपर। यही लेयर डिस्पर्जन मीडियम की इनको अलग रखती है। एक तरीके से ऐसा है कुछ कि बी जो है वो डिस्पर्जन मीडियम से अटैच रहना चाहता है, ए भी। तो ये आपस में अगर जुड़ते हैं तो काफी पार्टिकल फिर ऐसे होंगे जो डिस्पर्जन मीडियम से कांटेक्ट नहीं रख पाएंगे, तो उससे ज्यादा ये अलग रहना प्रिफर करते हैं, क्योंकि ए का डिस्पर्जन मीडियम और बी का डिस्पर्जन मीडियम से अच्छा इंटरेक्शन है। या ये कह लीजिए डिस्पर्जन मीडियम इतने अच्छे से यहाँ अटैच हो जाता है कि ए के अंदर और बी के अंदर के पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, ए के बी को नहीं टच कर पाते हैं, और ये जुड़ते नहीं है। अब ये याद रखिए कि ये पार्टिकल साइज में छोटे होते हैं काफी, लियोफिलिक के। अब ये लियोफोबिक है। जो लियोफोबिक है उसके पार्टिकल थोड़े बड़े रहते हैं साइज में। उसका कारण है कि इनको जबरदस्ती बनाया जाता है। आप एक काम कर सकते हैं बड़ा ही मजेदार, देखिए आपको कैटायन बहुत बड़े दिख रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रो आयन बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे। अगर आप इस साइज को कंपैरिजन में भी देखें तो ये काफी मैंने सिमिलर बना दिया है। ये पॉजिटिव बहुत छोटा होगा इसके मुकाबले, ये तो कई हजारों मॉलिक्यूल्स का, सैकड़ों मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है, और ये सिर्फ एक सिंगल आयन है। तो अगर मैं लेयर हटा दूं ये सोच दिखा के आपको कि मान लीजिए कि कैटायन तो इतना छोटा है कि मेरे को दिख ही नहीं रहा, लेयर इतनी छोटे कैटायन है साइज में कि है वो लेयर लेकिन मेरे को नहीं दिख रही है। अब ये है आपका लियोफिलिक सॉल्व, इसको इसमें डाल दीजिए लियोफिलिक को। अब इसके छोटे छोटे पार्टिकल हैं, और इन पार्टिकल्स को, ये भी एक देखो, ये एक कोलाइडियल, यहां ऐसे लिख देता हूं, ये भी एक सॉल है। ये बड़े साइज के पार्टिकल है लियोफोबिक के, और ये लियोफिलिक के पार्टिकल है। और ये लियोफिलिक के पार्टिकल सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं। कैटायन कहां जा रहे, यही है कैटायन भी, इसी के नीचे। और लियोफिलिक, ये लियोफिलिक के पार्टिकल है छोटे छोटे, लियोफोबिक के ऊपर अटैच हो जाते हैं। और लियोफिलिक को पसंद है डिस्पर्जन मीडियम,
और लियोफिलिक अपने ऊपर अच्छे से डिस्पर्जन मीडियम को अटैच रखता है। सेम दूसरे एक कोलाइडल पार्टिकल के साथ ऐसा होता है, वो भी छोटे लियोफिलिक पार्टिकल्स को अपने सरफेस पर अटैच कर लेता है और ये सरफेस डिस्पर्जन मीडियम से प्रोटेक्ट हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। इवन इलेक्ट्रोलाइट भी, इसके इलेक्ट्रोलाइट और इसके इलेक्ट्रोलाइट भी अब एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। ये डिस्पर्जन मीडियम की लेयर से प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्शन फ्रॉम लेयर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। तो इस तरीके से एक लियोफोबिक सॉल का प्रोटेक्शन किया जा रहा है लियोफिलिक से। लियोफिलिक के पार्टिकल छोटे थे, लियोफोबिक के बड़े थे। फिर मैं बता दूं कि यहां कहीं बड़ा छोटा नहीं लिखा रहता है, ये मैं बताता हूं अपनी तरफ से, और ये मेंशन नहीं होता है ऐसा ही बिल्कुल रियलिटी से। जो लियोफोबिक के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर अगर लियोफिलिक अटैच हो जाए तो लियोफिलिक का डिस्पर्जन मीडियम से अच्छा इंटरेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन डिस्पर्जन मीडियम को यहां से हटने नहीं देता है। तो अंदर वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल जब तक कांटेक्ट में नहीं आ सकते, जब तक ये डिस्पर्जन मीडियम यहां मौजूद है और ये आपस में जुड़ नहीं सकते, और इवन इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रोलाइट है और इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी ढक गया है, वो भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो लियोफोबिक सॉल का प्रोटेक्शन कर रहा है लियोफिलिक सॉल। 5 मिनट की एक चीज है, वो भी समझा रहा हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। एक टॉपिक है इमल्सन, इसको एग्जाम्पल देके जल्दी समझ में आता है। भाई दो लिक्विड आपस में घुलते ना हो, अगर उन्हें मिला दो, इमिसिबल लिक्विड, ये आपस में घुलते नहीं है। भाई स्पेलिंग के लिए माफ करना, वो तो तुम्हें पता ही है। इमिसिबल लिक्विड हाँ ठीक है, ठीक जैसे दिया है। दो लिक्विड जो एक दूसरे में घुलते नहीं है, इमिसिबल लिक्विड, जैसे वाटर एंड ऑयल। बहुत आसान एग्जांपल है इसका। टॉपिक तो ये आसान नहीं था, मगर ये डेली लाइफ में देखते हो ना तुम, इसलिए बहुत आसान है। तो ये वाटर है, और अगर मैं इसमें ऑयल डाल देता हूं, ऑयल के पार्टिकल ब्लैक दिखा रहा हूं, बड़े होते हैं काफी। अब इतना कलर कैसे करूं ब्लैक ब्लैक, और जबकि तुम आधी नींद में हो, तो तुम कहां बर्दाश्त करोगे मेरा ये कलर भरना। तो ये ऑयल है और ये वाटर है, ऐसे मिक्सअप हो जाता है ना वाटर और ऑयल, ये इमल्शन बन गया। अच्छे से इनको हिला देना है, बहुत अच्छे से कस के हिला देना है। और अगर कस के हिला दोगे तो 5-10 मिनट तक ये टिकेगा, बना रहेगा। ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह है। तो ये अच्छे से घुले रहते हैं। इमल्शन उसी कैटेगरी में तो आता है कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो ये डिस्पर्जन मीडियम का काम कर रहा है, और ये डिस्पर्ज फेज का। इसको ऑयल इन वाटर कहते हैं। ऑयल वाटर के अंदर है, और एक वाटर इन ऑयल होता है, WYO। अब उसमें पानी ज्यादा होता है, पानी वाटर इन ऑयल, ऑयल ज्यादा होता है, मतलब ऑयल भरा हुआ है पूरे में। अब इसको कलर करना है व्हाइट व्हाइट, रुक जाओ ऐसे कर लो। ये पूरे में ऑयल भरा हुआ है, और ऑयल के अंदर ये वाटर है। ड्रॉपलेट बड़ी 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 भी होती है इसमें, छोटी भी होती है, हर साइज की होती है। ये ऑयल इन वाटर, ये दिखती है साफ साफ ऑयल।
वाटर, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ये सभी को पता है। और हमेशा नहीं, ये वाला अनस्टेबल होता है, ऐसा नहीं कि सारे इमल्शन अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्या है इसमें पता है? ऑयल ऊपर चला जाता है, लेयर बच जाएगी, और वाटर नीचे आ जाता है अगर आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें। तो जैसा ये दिख रहा है रंग बिरंगा सा, मतलब ये ऑयल पानी में घुला हुआ अच्छा सा दिखता है, वो बीच बीच में बबल्स आते हैं, तो वो हमेशा बना नहीं रहेगा, पानी नीचे बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो आप इसके लिए, अगर आप इसे स्टेबल करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एक चीज का। वैसे इसका एग्जाम्पल है, ये मिल्क है। मिल्क भी ऐसा ही होता है, मिल्क टाइप। ये मिल्क इस टाइप का है और ये बटर के टाइप का है। अब जैसे आपको अगर इन्हें ऐसा ही रखना है कि डिस्पर्ज फेज ऐसे ही घुसा रहे बबल्स की फॉर्म में, लेयर अलग ना हो, तो आपको इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ेगा। इमल्सिफाइंग एजेंट कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे ऑयल की ड्रॉप है और ये थोड़ी दूर पे वाटर लगा रहा हूं मैं, ये वाटर की लेयर है, इसके ऊपर, ठीक ऊपर नहीं बनाई है, बीच में कुछ बनाना है, होती तो ठीक ऊपर ही है, ऑयल के ठीक ऊपर ही पानी है, लेकिन अगर मैं इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दूंगा तो ऑयल और पानी का कांटेक्ट नहीं रहेगा, टच नहीं करेंगे वो एक दूसरे को, और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसीलिए तो ये लेयर डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। यहां मैं इमल्सिफाइंग एजेंट डाल सकता हूं, जैसे सॉप। सॉप एक तरफ से ऑयल को पकड़ के रखता है और एक तरफ से पानी को, और पानी और ऑयल एक दूसरे के साथ उसी रूप में बने रहते हैं, जहां ऑयल की ड्रॉप है वहीं बनी रहती है। यहां कई इमल्सिफाइंग एजेंट लिखे हैं, प्रोटीन, गम, उसके अंदर मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, जो इमल्सन में डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम को पकड़ के रखे। सभी इमल्शन में नहीं, अब देखो मिल्क और बटर ऐसे इमल्शन है कि ये तो अलग नहीं होते, लेकिन जो इमल्शन अनस्टेबल है उसमें आप इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसी चीज डाल सकते हैं जो वाटर और ऑयल दोनों से बॉन्ड बना सकती है। वो एक तरफ से वाटर को पकड़ लेती है, एक तरफ से ऑयल को। बस इतना ही है। अभी रुक जाओ, मैं एक चीज दिखा दूं भाई। डी ब्लॉक एक डीप चैप्टर है, अगर आप मेरा थोड़ा सा ये लेक्चर सुन लें तो मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। भाई देखो, जो अगला चैप्टर है डी ब्लॉक,